हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं करंट आई हिस्ट्री, जिसमें हम लोग इंग्लिश कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऑफ कोर्स मैंने बार बार बताया है कि इंग्लिश के टॉपिक्स कुछ अलग दिए हुए हैं हिंदी के टॉपिक्स से, तो इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि दोनों बुक से ही आपको पढ़ाया जाए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक जो है वो ना छूटे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर किया था और कुछ न्यूज़ जो है वो इसमें बच गई है, तो हम लोग उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही नया टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसका अर्थ है वित्तीय समावेशन सूचकांक, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको, और ये जो रिपोर्ट है ये देश भर में जो भी वित्तीय समावेशन होते हैं इसकी सीमा को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपैरिजन किया गया, 2024 से और 2023 का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, 2023 में ये 60.1 था, अभी ये बढ़ के 64.1 हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ से बढ़ रही है। हर साल ये मंथ ऑफ जुलाई में इसको लॉन्च किया जाता है, हर साल एनुअली, और ये पहली बार शुरू हुआ था 2021 से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में कोई बेस ईयर, कोई आधार वर्ष नहीं लिया जाता है। इसके लिए किसी भी आधार वर्ष के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है। हर साल एक नया डेटा बनता है जो कि उस पर्टिकुलर साल के ही हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी कुछ बेस ईयर लिए जाते हैं, जैसे 2012 ले लिया गया, उसके हिसाब से जो डेटा है वो उसको बनाया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर 2024 का डेटा है तो उसी अकॉर्डिंग सारा जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है इसको शुरू किया गया है रिसेंटली। जुलाई 26, 2024 में जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग्स और वाटरवेज के। इन्होंने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी प्रोजेक्ट, जिसके तहत एक निर्यात आयात सह घरेलू कृषि, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कमोडिटी बेस्ड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। फिर से बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का विकास किया जाएगा। तो जो भी चीज़ें जिनका एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, या जो भी घरेलू कृषि वस्तु हैं इनका भंडारण करना है और साथ ही इनका प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, प्रसंस्करण करना है, इसके लिए एक सुविधा दी जाएगी और इसी के विकास मंजूरी दिया गया है। ठीक है, इसका जो टोटल वर्थ है ये है 284.19 करोड़ रुपए में ये पूरी प्रोजेक्ट जो है ये बनना है, और ये एक पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा इसमें। तो यहाँ पे कुछ जो पैसे जो हैं वो पब्लिक के द्वारा लगाए जाएंगे, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा लगाए जाएंगे, और साथ ही कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे, और इन्हीं के पार्टनरशिप के साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेबी ने लॉन्च किया है स्कोर्स 2.0। ठीक है, स्कोर्स 2.0 तो अप्रैल 1, 2024 में एक मार्केट रेगुलेटर बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट्स वगैरह को रेगुलेट करती है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसने लॉन्च किया है स्कोर्स 2.0। ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है, या फिर ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसके रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है, उसको कम करने के लिए ये स्कोर्स जो है, स्कोर्स 2.0, इसको लॉन्च किया गया है। ये कुछ कार्य करेगी, जैसे कि ऑटो एस्केलेरेशन, ऑटो राउटिंग, हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा। इसके साथ ही कुछ निगरानी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, मॉनिटरिंग की जाएगी, और अगर कोई डेडलाइंस, कोई पैसे जमा करने के जो डेडलाइंस हैं वो मिस ना हो, इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्कोर्स 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, याद रखिएगा, ये यूनियन कैबिनेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा एक अप्रूव किया गया है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं होती, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, इनको ड्रोन दिए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 15,000 ड्रोन देने की बात हो रही है इन 23, 24, 23, 24 में
15,000 ड्रोन जो हैं वो दिए जाएंगे। 23-24 से शुरू करके 25-26 तक ये योजना जो है ये जाएगी। इसके तहत ये जो ड्रोन है ये कृषि के लिए यूज़ किए जाएंगे, जो कि फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ड्रोन के माध्यम से फसलों की निगरानी की जा सकती है। इसके साथ ही कुछ परियोजना बनाई जा रही है जिसके ड्रोन के तहत ही जो छिड़काव है, अगर हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहते हैं या फिर कभी जल का छिड़काव भी जो है वो ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस तरह की परियोजना के तहत ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है उज्ज्वला योजना जो थी, इसको कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ खास न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया मॉरिशस DTAA, जिसका अर्थ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, तो दोहरे कर का जो परिधान है उसके लिए एक समझौता किया गया है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। तो यहाँ पे मॉरिशस ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, और ये जो बदलाव हैं ये इस बेसिस पे हैं कि एक बॉडी है जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD नाम की बॉडी है। इसने अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया है बेस इरोजन का और प्रॉफिट शिफ्टिंग का। ठीक है, इसके तहत ही इंडिया मॉरिशस का जो DTAA है इसमें कुछ बदलाव करना पड़ा है। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के कुछ आधार हैं, जिसके तहत आधार क्षरण मतलब बेस इरोजन और इसके साथ ही लाभ स्थानांतरण के कुछ न्यूनतम मानक हैं, जिनके चलते मॉरिशस को अपने जो DTAA है इसमें संशोधन करना पड़ा है इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि DTAA अग्रीमेंट जो है वो किसके बीच में है, किन राष्ट्रों के बीच में है, तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में है, जिसमें मॉरिशस ने कुछ बदलाव किए हैं। नेक्स्ट है ग्रिड इंडिया नामक एक कंपनी है जिसको मिनी रत्न का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ये मार्च 2024 की न्यूज़ है, जिसमें ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक जो कंट्री है इसको मिनी रत्न का स्टेटस मिला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो है ये CPSE का फुल फॉर्म है और एक कैटेगरी फर्स्ट में मिला है इसको, ग्रेड इंडिया को मिनी रत्न का जो दर्जा है। नेक्स्ट है IIM मुंबई जो है, इन्होंने एरोस्पेस को बढ़ावा देने के लिए स्टार बस्ट के साथ काम करने के लिए एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कोलैबोरेट करने के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे IIM मुंबई और साथ ही जो स्टार बस्ट है ये दो कंपनियां मिलके साझेदारी कर, जिससे न्यू स्पेस और रक्षा परिस्थिति जो तंत्र है इंडिया का वो और भी मजबूत होगा। ठीक है, तो इंडिया का जो एरोस्पेस है और साथ ही न्यू स्पेस और डिफेंस का जो इकोसिस्टम है, रक्षा से क्षेत्र और साथ ही जो एरोस्पेस की चीज़ें हैं, इसमें भी सहयोग के उद्देश्य से इन दोनों ही कंपनी के बीच में एक टाई अप हुआ, मतलब इन दोनों निकाय के बीच में टाई अप हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो खावड़ा में बनाया जाने वाला है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है। ये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा बनेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी नामक एक कंपनी है और ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा, जो कि खांडवा गुजरात में बनाया जाने वाला है। इसका जो टोटल एरिया होगा ये लगभग 538 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जो कि अगर देखा जाए तो पेरिस का जो टोटल एरिया है उसके 5 गुना बड़ा होगा। नेक्स्ट है फ्लैश पे नामक, ठीक है, एक भुगतान संपर्क रहित भुगतान जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है ये जारी किया गया है रिसेंटली। मार्च 2024 की न्यूज़ है ये, जिसमें फेडरल बैंक ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलके एक संपर्क रहित राष्ट्रीय कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड जो है इसकी स्थापना की है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड पेमेंट की स्थापना की है, जिसमें फ्लैश, जिसका नाम रखा है फ्लैश पे, जो कि एक रुपए कार्ड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको कांटेक्ट नहीं करना है, कहीं पे कार्ड नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक फ्लैश करेंगे और उसके माध्यम से जो आपका कार्ड है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो चली जाएगी और आपको पिन भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5,000 से कम की जो धनराशि है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए पिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक फ्लैश पे होगा जो कि संपर्क रहित पेमेंट होगा।
इसमें आपको कार्ड को किसी भी कॉन्टैक्ट में नहीं लेना है, बस फ्लैश करना है उसको। नेक्स्ट है आरबीआई की एक पहल है जिसका नाम है डिजिटा। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अवैध ऋण होते हैं, इनके आवेदन जो आते हैं, इसके विस्तार से निपटने के लिए एक निकाय जो है उसकी स्थापना की है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा नाम, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है डिजिटा। ठीक है, तो जो भी लोन देने वाले ऐप्स हैं इनका सत्यापन जो है ये डिजिटा के द्वारा किया जाएगा, मतलब वेरीफाई जो है वो डिजिटा के द्वारा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी ऐप्स आते हैं, जैसे जो भी स्टॉक कंपनी से रिलेटेड जो भी ऐप्स हैं, जैसे ग्रो, एंजल वन, ये सभी क्या होते हैं, कभी कभी लोन देने की भी बात कहते हैं। तो 1 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा, ये आपको डिटेल्स देनी है। अब ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है इसका क्या आधार है या फिर क्या वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये डिजिटा के माध्यम से ये सभी चेक किए जाएंगी ये सभी चीज़ें। इसके साथ ही जो भी अवैध निकला, जो भी ऐप या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से अवैध रूप से भुगतान किए जा रहे हैं या अवैध रूप से लोन प्रदान किया जा रहा है, उनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पारदर्शिता, इसके साथ ही जवाबदेही बढ़ाने के लिए जो ये डिजिटल रूप से जो लोन दिए जा रहे हैं इनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव जो है ये आरबीआई के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। तो यहाँ पे अप्रैल 2024 में एक मैन्युफैक्चरर है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे खनन और निर्माण उपकरण की एक अग्रणी निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सैनी इंडिया, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक डंप ट्रक जो है उसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो इसका नाम है SKT 105E। ठीक है, यहाँ पे डंप ट्रक जो होता है वो एक बड़ा सा ट्रक जैसा होता है जिसमें स्टोरेज का स्पेस होता है। पीछे आप लोग जो माइनिंग से रिलेटेड जो कचरा निकला है या फिर जो माइनिंग के प्रोडक्ट निकले हैं या फिर अगर कोयला है, कोयले का खनन हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो परिवहन का काम होता है वो डंप ट्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडिया का जो पहला स्थानीय रूप से निर्मित एक इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे ट्रक है। ठीक है, तो हाईवे पे नहीं चलाया जाएगा, ये ऑफ हाईवे ट्रक है और कंट्री का पहला लोकली मैन्युफैक्चर है। ठीक है, स्थानीय रूप से निर्मित किया गया है जिसका नाम है SKT 105E। ठीक है, तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही भविष्य में कम लागत से बनने वाले ट्रक का जो रास्ता है उसको सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024। तो युवा वैश्विक नेता वर्ग 2024, ये एक अवार्ड है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जिनेवा में ये प्रोग्राम जो है इसका अनाउंस किया गया, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका 20वां एडिशन था जिसमें यंग ग्लोबल लीडर्स को अवार्ड दिए गए हैं। हर साल ये जो लिस्ट है ये लॉन्च की जाती है WEF के द्वारा और हर साल लगभग 90 लोगों को, यंग लोगों को जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं, 7 कैटेगरियों में ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। इसमें 5 इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया है जिसमें फिल्म एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हैं। इस सूची में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसको 3 साल के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपना योगदान देना रहता है। ठीक है, जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम या फिर सीखने के लिए कुछ यात्रा करनी पड़ेगी या फिर इससे प्रभावी कुछ एक तरह से WEF का सहयोग करना पड़ेगा और एक मंच प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिसने UPI को एक्सेप्ट किया है। तो भारत द्वारा निर्मित एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसको स्वीकार करने वाला पहला जो यूरोपियन देश है ये फ्रांस बन गया है। तो फरवरी 2, 2024 की न्यूज़ है ये। फ्रांस ने फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने इंडिया का UPI जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो मतलब अभी फ्रांस में भी UPI के थ्रू जो है ये पेमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड, इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया नई दिल्ली में।
इसके अंतर्गत सभी जो शहरी सहकारी बैंक हैं उनके लिए एक निकाय के रूप में ये काम करेगा, एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में, एक संगठन के रूप में, जो कि सभी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसको मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, इनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि 100% तक की FDI जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष क्षेत्र से रिलेटेड जो भी नीति थी इसको संशोधित करते हुए भारत सरकार ने जो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी पॉलिसी कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में 3 कैटेगरी ऐसी है जिसमें 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशी निवेशकों के द्वारा किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ठीक है, तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। ये 10वां इसका संस्करण था और इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 10 जनवरी 2024 में। ये महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर जो कि गांधीनगर में स्थित है गुजरात में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात सरकार द्वारा, इसके साथ ही इनका पार्टनरशिप हुआ है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और साथ ही इंडेक्स TB इस नामक जो संस्थाएं हैं, ये सभी ने साझेदारी के साथ ये शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया। इसका जो थीम था ये था भविष्य का प्रवेश द्वार, गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16वां वित्त आयोग जो इसका गठन जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसके जो हेड हैं वो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 तक ये जो अपनी रिकमेंडेशंस हैं, जो अपनी सिफारिशें हैं उसको प्रस्तुत करेगा। उसके साथ 1 अप्रैल 2026 से इनका 5 वर्ष की अवधि जो है ये शुरू होगी। इससे पहले जनवरी 31, 2024 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अजय नारायण झा को, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर थे। इसके साथ ही कुछ और भी लोग थे जिनको एज अ फुल टाइम मेंबर बनाया था, और साथ ही सौम्या कांति घोष और जो कि SBI की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थी, इनको पार्ट टाइम मेंबर बनाया था वित्त आयोग के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब नाम जो है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन बना है इसके जो मेन चेयरमैन हैं वो कौन है। नेक्स्ट है पाट मित्रो ऐप। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है और ये बनाया गया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि जो भी जूट फार्मर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उसके तहत जूट को जो MSP दी जा रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये देगा। ठीक है, ऐप का नाम है पाट मित्रो ऐप। इसके साथ ही ये 6 भाषाओं में अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ है उन्नति। ये पहली एंटिटी बन गई है, पहली इकाई बन गई है जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। ठीक है, तो उन्नति जो है ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है। याद रखिएगा ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। सोशल का अर्थ ये होता है कि ये एक अलग निकाय होता है जो कि सामाजिक जो उद्यम होते हैं इनको स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से जनता के द्वारा जो फंड जुटाया जाता है, यानी कि जो धन जुटाने में मदद करता है, ये एक मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, याद रखिएगा सोशल एंटरप्राइजेस के लिए ये कार्य किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये उन्नति फाउंडेशन नाम की एक कंपनी है जो कि पहली एंटिटी बन गई है इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली। नेक्स्ट है भारत माला फेज़ 1 का डेडलाइन जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो फेज़ है 2023 में इसको एक्सटेंड करने की बात की गई थी 2027 से 28 तक, यानी कि पूरे 6 वर्षों का समय जो है वो इसको दिया गया है। भारत माला के तहत हाईवे का जो डेवलपमेंट है उसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, तो हाईवे विकास परियोजना के तहत भारत माला जो है
ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है और इसका जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 27-28 तक। नेक्स्ट है नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। तो भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था रोड मैप जो है ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, एक नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जो है ये तैयार किया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने इस रिलीज़ किया इस डॉक्यूमेंट को, जो इस उद्देश्य से बनाया गया है जिसके तहत प्लास्टिक वेस्ट जो है इंडिया में इसको कम किया। इसके साथ ही इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी मदद जो है वो ली जा रही है। तो इंडिया का पहला यूपीआई ATM जो है इसको लॉन्च किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ठीक है, ये जो मुंबई में आयोजित किया गया है, इसके तहत हिताची पेमेंट सर्विसेज नामक जो कंपनी है इन्होंने अपना पहला यूपीआई ATM लॉन्च किया है, जिसके तहत NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वाइट लेबल ATM ये दोनों मिलके एक सुरक्षित कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो सिक्योर कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन या फिर विड्रॉल जो है इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अपना पहला यूपीआई ATM लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राइज, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोग्राम है जिसका अर्थ है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो रिसेंटली राइज को लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अटल इनोवेशन मिशन और साथ ही नीति आयोग ने मिलके ऑस्ट्रेलिया के साथ सपोर्ट लिया है, जिसके तहत इंडिया को एक स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा इकोनॉमी बनाने ये कदम जो है ये उठाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है जिसने सहयोग किया उसका नाम है CSIRO, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी है। इसके साथ ही नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए, साथ इसका विकास करने के लिए इस तरह की जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन साथ ही नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के सहायता से ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है CSIRO इसके द्वारा राइज नामक एक प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, हाफ ईयरली रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जनवरी 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर जो है वो लगातार तीसरे वर्ष धीमी रहने का अनुमान है। ठीक है, तो लगातार तीसरी वर्ष ये जो ग्रोथ रेट है ये कम ही रहेगा। पिछले वर्ष ये 2.6 था और इस वर्ष 2024 में ये घटकर 2.4 हो गया है। ठीक है, ये पिछले 3 दशकों में GDP वृद्धि का सबसे धीमा आधा दशक होगा। ठीक है, तो स्लोएस्ट हाफ डिकेड ऑफ GDP ग्रोथ इन लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों में। इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो विकास दर है ये 6.4 रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 23-24 में 6.3 थी, तो इसको ये थोड़ा सी बढ़ी है, 6.4 हो गई वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अभी यहाँ पे ये जो ग्रोथ रेट होती है ये हर जो रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनीज होती हैं इनके तहत अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, RBI के द्वारा कुछ और दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ और दिया जाएगा। तो ये सभी रिपोर्ट्स जो हैं ये भी आपको याद करनी होगी और किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क समृद्धि। एक मीटिंग का आयोजन किया गया है जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया। ये तीसरी मीटिंग थी इस तरह की मीटिंग, और जो कि नवंबर 14, 2023 में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इंडिया से पीयूष गोयल जो है इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस मीटिंग में। इसके साथ ही कैलिफोर्निया में हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा USA के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है दमोह में बनाने की स्वीकृति जो है ये मध्य प्रदेश को मिल गई है। देखा जाए तो यहाँ पे भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व
होगा। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे ये 7वें नंबर पर 7वां बाघ अभयारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो अभी एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो टोटल 7 हो गए हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है ये इतना बड़ा इसलिए होगा क्योंकि कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको आपस में मिला दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो कि सेंट्रल मध्य प्रदेश में स्थित है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले में इसके कुछ क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। इसके साथ ही रानी दुर्गावती अभयारण्य जो है, इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अभी ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन जाएगा और ये एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी कहा जा रहा है, सॉरी एनटीपीएस। तो राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो है ये स्टार्ट किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं श्री उपेंद्र यादव इनके द्वारा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं ये। और इस सुविधा के तहत देश भर में लकड़ी, बांस और जो भी अन्य वन के उपज वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनका निर्बाध परिवहन किया जा सकता है। इसकी सुविधा जो है ये राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं वन नेशन वन पास की जो परिकल्पना की है, इसी के तहत जो सीमलेस ट्रांजिट अक्रॉस द कंट्री कर सकते हैं। तो पूरे देश में निर्बाध परिवहन जो है वो किया जा सकता है। इसके तहत QR कोड जो है वो उसको स्कैन किया जाएगा जो कि आपके परमिट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार, जो कि सितंबर 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। साथ ही जो राज्य सरकार है उनके साथ मिलके एक स्कीम जारी की गई है जिसके लिए जो भी कस्टमर है, जो भी ग्राहक हैं, कोई भी सामान अगर खरीदेंगे तो जो भी पर्ची दी जाती है वो अब उनका अधिकार है। ठीक है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार, जिससे ये जो कल्चर है, जिस तरह से हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग कभी पर्ची लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। अक्सर जो बड़ी कंपनी होती हैं वो तो पर्ची दे देती हैं, बट जो छोटे दुकानदार होते हैं ये आपको पर्ची नहीं देते हैं, ऑथराइज्ड पर्ची नहीं देते हैं। एक लिस्ट जैसा पकड़ा देंगे, उसमें रेट लिखा होगा। तो इससे क्या होता है, ये लोग टैक्स को बचाते हैं। तो अगर आप पक्की रसीद लेते हैं तो उस पर्टिकुलर जो शॉप है उसको भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसीलिए इसको टैक्सेशन को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है कुछ कंपनी हैं जैसे राइट्स लिमिटेड और इरकॉन, इनको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। तो राइट्स जो है ये 16वां नवरत्न कंपनी बन गया है और इरकॉन जो है ये 15वां नवरत्न कंपनी बन गया है। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा, इरकॉन 15वां है और राइट्स जो है वो 16वीं नवरत्न कंपनी जो है ये बन गई है। इसी के साथ आप लोगों का एंड होता है न्यूज़ एंड शॉर्ट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी उसमें रैंकिंग सूचकांक रिपोर्ट के लिए एक प्रॉपर टेबल बनाई गई है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, पर यहाँ पे टेबल के माध्यम से जस्ट वन लाइनर जो चीज़ें होती है वो आपको एक रिविजन हो जाएगा इससे आपका। तो पहला है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2023 का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये लॉन्च किया जाता है चिंता और चिंता नहीं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और साथ ही वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा। ठीक है, तो वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा और साथ ही कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है वो है 111। याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर हिल्फ और 111 इंडिया की रैंकिंग है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2023-24 वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि लॉन्च किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 134 और इसमें जो टॉप पे है वो है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि लॉन्च किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 40वीं, 40th रैंक है इसकी, और इसमें जो टॉप किया है वो है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 129 रैंकिंग है। इसमें जो टॉप पे है ये है आइसलैंड। टोटल अगर कंट्रीज़ की बात की जाए, टोटल जो लिस्टिंग हुई है उसमें 146 कंट्रीज़ हैं, और 146 में से इंडिया की जो रैंक है वो है 129। इसको याद करने का तरीका 129/146 लिख लीजिए इसको, ठीक है, एक स्कोर की तरह दे दीजिए, जिससे आपको टोटल कंट्रीज़ का नाम भी, नंबर्स भी पता चल जाएंगे, और इंडिया की क्या रैंकिंग आई है ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की जो रैंक है ये है 85, और टोटल जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं वो हैं 199। तो 85/199 कंट्रीज़ हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो सिंगापुर है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, इटली, स्पेन और फ्रांस है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा दिया जाता है। इसमें टोटल जो इंडिया की रैंक आई है वो है 39th, और जो टॉप कंट्री है वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक जो है वो काफ़ी ख़राब है, 176 रैंक है, और टॉप पे है एस्टोनिया। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार से रिलेटेड इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंडिया की रैंक 93 है, ये भी थोड़ा चिंता का विषय है। टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया की रैंक है 93। करप्शन में भ्रष्टाचार में इंडिया की रैंक है 93। परफॉर्मेंस, जो कि पर्यावरण का परफॉर्मेंस है, उसमें इसकी रैंक जो है वो है 176। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और साथ ही क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो है 7वीं रैंक है, और किसी को भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी को भी 1, 2 या 3 रैंक नहीं मिली है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसी को भी 1, 2 या 3 रैंक नहीं मिली है, यानी जो टॉप रैंक है वो है 4th रैंक, जो कि डेनमार्क के द्वारा हासिल किया गया है। इंडिया की जो रैंक है वो है 7वीं। देन आता है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, विश्व वायु शक्ति सूचकांक, जो कि आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 6वां रैंक मिला है, और जो पहला रैंक है ये US के एयरफोर्स को मिला है। नेक्स्ट है विश्व साइबर अपराध सूचकांक, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, जो कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी, लंदन की यूनिवर्सिटी, साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो है 10वीं रैंक साइबर क्राइम के तहत, और जो 1st, 2nd, 3rd पे जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम है रशिया, यूक्रेन और चाइना। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, जो कि वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। आर्थिक एवं शांति संगठन के द्वारा, संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो है 116, और साथ ही जो फर्स्ट 3 कंट्रीज़ हैं इनका नाम है आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, 2024 का है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंडिया की रैंक जो है वो है 116। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स,
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसका थीम था कल के लिए प्रतिस्पर्धा करें, कम्पीट फॉर टुमारो। ठीक है, ये 11वां इसका संस्करण है। इंडिया की जो रैंक है वो है 42nd, 42 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट रैंक में, क्योंकि यूएस की ही जो कंपनी है या फिर इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये रैंकिंग बनाई जा रही है, तो यूएस का है पहला रैंक, दूसरा यूनाइटेड किंगडम का है, तीसरा फ्रांस का है, और इंडिया जो है वो 42nd नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें शहरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा शहर जो है वो रहने योग्य है। उसमें दिल्ली और मुंबई जो है दोनों टाई की पोजीशन पे है, दोनों को एक ही रैंक दी है। तो यहाँ पे इसको 141 रैंक दिया गया है, 141। पहली कंट्री जो है वो है वियना ऑस्ट्रिया की, दूसरी कोपेनहेगन है डेनमार्क की, और तीसरी जो है वो ज्यूरिक है स्विट्ज़रलैंड की। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है यह है 39th। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39। पहली 3 कंट्री हैं यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, जापान। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंडिया की रैंक है 126। पहली 3 कंट्री हैं सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड। देन आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक चिंताजनक है, 159 पोजीशन मिली है इंडिया को, काफ़ी ख़राब है बाकी कंट्रीज़ की अपेक्षा। टॉप में जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। फिर आता है लोकतंत्र सूचकांक 2023, याद रखिएगा 2023 है लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स, लॉन्च किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडिया की रैंक जो है वो 41st है, 41 रैंक है। ठीक है, पहली जो कंट्री है वो है नॉर्वे, दूसरी डेनमार्क है, तीसरी स्वीडन है। इसके साथ ही जो आखिरी कंट्री है वो 180 पोजीशन पे है, एरिट्रिया। देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2024, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो है 109 रैंक मिली है इंडिया को, और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही जो भी पोर्शन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, कोशिश ये करिए कि उनको रिवाइज़ करते चलिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का सब कुछ भूलते जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में हम लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि रिवीजन भी आप लोगों का साथ साथ में ही होता रहे और नया टॉपिक्स भी आप लोग पढ़ते रहें। पहला जो है वो प्रश्न है वो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जो है जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको छोड़ दिया है, अभी रिसेंट में छोड़ा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये छोड़ने वाली कौन सी कंट्री है वो आपको नाम बताना है। दूसरा आपको बताना है हेती नामक कंट्री में कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन होने की वजह से इंडिया के लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था, तो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन का नाम बताना है आपको जो हेती में चलाया गया है। हेती में चलाया गया है, किस ऑपरेशन के तहत हेती से इंडिया के लोगों को वापस लाया जा रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी आई है ये आपको बताना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है नेपाल में यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ पे कौन सी यात्रा कैपिटल बनाई गई है, राजधानी बनाई गई है टूरिज़्म के लिए। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ टूरिज़्म किसको बोला जा रहा है, नेपाल का। ये आपको बताना है, नेपाल का टूरिज़्म कैपिटल। ये सभी प्रश्न जो हैं वो इस टॉपिक से जो मैंने आज पढ़ाया आपको, साथ ही पिछले लेक्चर में
यानी कि न्यूज़ एंड शॉर्ट से ही ये सभी क्वेश्चंस जो है वो मैंने पूछे हैं। बस ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आज पढ़ाया है, तो इसी से मैंने आपसे पूछा है। अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है खुद से दे सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अभी ठीक ट्रैक पे चल रही है। रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करिए, और अगर आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है अभी उसमें और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बार बार मैंने आपसे कहा है कि लेक्चर के साथ साथ चीज़ें याद करते हुए चलिए। अगर आपको कहीं रिवाइंड करने की ज़रूरत पड़ी है तो रिवाइंड करिए। साथ ही आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। जब भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो आप बुक से रेफ़र करते हुए चलिए। उससे क्या होता है कि आप बुक में चीज़ें खुद भी देखते रहते हैं और साथ में अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बना रहता है। और कोशिश करिए कि आपका जो लेक्चर है वो आप लोग एक बार देखने के बाद दूसरी बार थोड़ा हाई स्पीड में देखिए और उसको फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।